हेलो व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन विद हुसैन के साथ आपके हमरा मौजूद। टाइटल आपके सामने है और टैग लाइन है कि लास्ट डे ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी, उनके बारे में मेरे ख्याल में कुछ भी कहना जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हिंदुस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बेटी, और उनको अपने बाप के नाम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत पे अपने बहुत गहरे असरात छोड़े। हमारा मकसद आज उनकी सियासत के ऊपर बात करना नहीं है। हमारा मकसद ये भी नहीं है कि उनकी सियासत में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे, कौन कौन से उनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। हमारा ये मकसद नहीं है। ये नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में 19 नवंबर को उनका जन्मदिन हुआ था, और इससे पहले 31 अक्टूबर को उनकी हर साल जो डेथ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाती है इंडिया के अंदर, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है कि आखिरी दिन इंदिरा गांधी का कैसे गुजरा, दिन का आगाज़ कैसे हुआ, उनके माइंड में क्या चल रहा था, और सबसे बढ़ के कि जो कुछ हुआ क्या उनके माइंड में, उनके बैक ऑफ माइंड में ऐसा कुछ था, और उनकी इस अचानक डेथ के पीछे उसके हिंदुस्तान पर क्या क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 30 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और उनको 2 से ज़्यादा दफ़ा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। 30 अक्टूबर को वो हिंदुस्तान की जो स्टेट है उड़ीसा, उसके दौरे पे होती हैं। वहाँ वो एक तकरीब से ख़िताब करती हैं, और वहाँ वो ख़िताब करते करते भावनाओं में बह के कहती हैं कि शायद इसके बाद मुझे आपके पास आने का मौका ना मिले, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बात जानती हूँ कि मैंने सियासत में इस राजनीति के ज़रिए हमेशा हिंदुस्तान के अवाम की खिदमत करने की कोशिश की। तो ये उनका बड़ा एक जज्बाती ख़िताब था। अमूमन वो इतनी ज़्यादा जज्बाती हुआ नहीं करती थी, ख़ासकर पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर। शाम को वो दिल्ली वापस आ जाती हैं, थकावट का शिकार होती हैं। अगला दिन था 31 अक्टूबर का, जहाँ उनकी बेपनाह मसरूफियात होती हैं। तो सारी रात वो महज 6 घंटे सो पाती हैं पीएम हाउस के अंदर, और उनकी जो बहू हैं सोनिया गांधी, वो भी उनके साथ ही वहाँ पे होती हैं। तो आधी रात को, मतलब सुबह 4 बजे के करीब, इंदिरा गांधी उठती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो बहू है सोनिया गांधी, उनको असल में दमे का मसला था, तो वो अपनी दवाई ढूंढ रही थी। इंदिरा गांधी अपनी बहू की मदद करती हैं। उनका सोनिया गांधी जी से एक बहुत ज़्यादा लगाव भी था। इसके बाद वो नाश्ते के लिए जाती हैं, और नाश्ता जब उनके सामने आता है उसमें उनके सामने अंडे होते हैं, उनके सामने टोस्ट होता है, और वो जूस भी इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो गहरे जर्द रंग की साड़ी पहनती है, जिसका जो बॉर्डर होता है वो काला होता है। और फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, और उनके फैमिली डॉक्टर डॉक्टर माथुर उनसे मिलने आते हैं, और उनके साथ गपशप मारती हैं, और बातों बातों में कहती हैं कि उन वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, रोनाल्ड रेगन, उनके हवाले से एक जोक वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि वो आज भी इतनी उम्र में होने के बावजूद अपने सफ़ेद बालों में खिजाब का इस्तेमाल करते हैं। लाइटर नोट पे उन्होंने ये बात कही, और जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद वो तैयार हो जाती हैं। उनका स्केड्यूल सामने आ जाता है, और उनके सेक्रेटरी उनको ये इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपको मिज़ोरम के एक सियासी लीडर से मिलना है। इसके अलावा एक साबिक ब्रिटिश सियासतदान है,
जेम्स कैगमैन, आपको उनसे मिलना है। फिर आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसके जो हिदायतकार हैं पीटर साहब, वो भी आपसे मिलना चाहेंगे। और रात को ब्रिटिश शहजादी एन, उनके एजाज़ में आपने इशाइया भी देना है। ये उनका 31 अक्टूबर 1984 के पूरे दिन का बीइंग द प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल था, और वो बिल्कुल इस बारे में रेडी हो चुकी थी उनके माइंड में हर चीज़ से। इस बारे में वो बिल्कुल मुतमईन थी कि ये सारे काम वक्त पे हो जाने चाहिए। और जो हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी ज़ैल सिंह, वो मिडल ईस्ट के विजिट पे थे। उनको इंदिरा गांधी जी की जानिब से मैसेज जा चुका था कि आज रात आप दिल्ली आ जाएं, ताकि जो रात को हमने इशाइया देना है शहजादी एन के एजाज़ में, उसमें आपकी भी शिरकत होनी चाहिए। और वो मैसेज भी पहुंचा दिया गया था। मैडम प्राइम मिनिस्टर अब ऑफिस जाने के लिए बाहर आ जाती हैं। जब वो आती हैं बाहर तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर रामेश्वर दयाल साहब होते हैं, उनका ज़ाती मुलाजिम नथुराम उनके साथ होता है, और धवन साहब उनके साथ होते हैं जो उनके सियासी एडवाइज़र भी थे। जब ये सब बाहर आ रहे होते हैं और उन्होंने गाड़ी में जाके बैठना होता है, तो सामने जो उनका सिक्योरिटी का अमला था, वहाँ पे एक सिख जवान, चौकस कड़ियल जवान, जिसका नाम बेअंत सिंह होता है, वो बिल्कुल रेडी होता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर को हर तरह की हिफाजत में गाड़ी के अंदर बिठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रवाना कर दिया जाए। वो जैसे ही उसके सामने आती हैं तो गैर मुतवक्का तौर पे बेअंत सिंह रिवॉल्वर निकाल के गोलियों की बौछार करता है मैडम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। इंदिरा गांधी गैर मुतवक्का तौर पे इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, गिर जाती हैं। बेअंत सिंह तेजी से आगे आता है और पॉइंट ब्लैंक पे 2 फायर और करता है। मजमूई तौर पे 3 फायर किए बेअंत सिंह ने, और मैडम प्राइम मिनिस्टर गिर जाती। उनकी साड़ी, जर्द रंग की साड़ी, खून में लथपथ होना शुरू हो जाती। सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। ऐसे में कोई चीखता है कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो। तो वहां पे खड़े एक और सिख सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह सामने आते हैं। उनके हाथ में राइफल होती है, और वो एक ही आन में एक पूरा ब्रस्ट मारते हैं, और 25 की 25 जो गोलियां होती हैं वो मैडम प्राइम मिनिस्टर के जिस्म में पेवस्त हो जाती है। हर तरफ हाहाकार मच जाती है, और सिक्योरिटी फौरी तौर पे इन दोनों गनमैन्स को काबू कर लेती है। और बेअंत सिंह कहता है कि हमने और कुछ नहीं करना, हमने जो करना था हमने कर दिया, हम किसी और के खिलाफ नहीं। फौरी तौर पे वहां पे इमरजेंसी में खड़ी एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पे उसका ड्राइवर वहां पे नहीं होता, मगर किसी ना किसी तरह से जो मैडम प्राइम मिनिस्टर की कार थी उसमें जो धवन साहब है, वो मैडम प्राइम मिनिस्टर को जख्मी हालत में उठा के पिछली सीट पर रखते हैं, और उनकी मंजिल होती है एम्स, जो कि दिल्ली का एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल। लेकिन पीछे से भागती हुई आती है सोनिया गांधी, जो मम्मी मम्मी की आवाज़ लगा रही होती है क्योंकि वो परेशान हो जाती हैं, और वो नंगे पांव भागते हुए उसी गाड़ी के अंदर अपनी सास के साथ बैठ जाती हैं। 9:10 पे इंदिरा गांधी पे फायरिंग हुई, और 9:32 पे वो एम्स के अंदर एंटर हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की कार। और जब वहां पहुंचते हैं तो फौरी तौर पे स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मेंटली तौर पे कोई भी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। लेकिन खैर, सब कुछ अरेंज हो जाता है, और मैडम प्राइम मिनिस्टर को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, जहां उनके ज़ख्मों का जायज़ा लिया जाता है। तो पता चलता है कि उनके लंग्स के अंदर और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, और शायद रीढ़ की हड्डी तो डैमेज भी हो चुकी है। उनको उनके दिमाग पर भी गहरे घाव हैं। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। आन की आन 84 में, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ डीडी था या ऑल इंडिया रेडियो था, ये खबर फिर भी हर जगह फैल जाती है, और लोग दम बखुद होके इंदिरा गांधी जी की सेहत के लिए दुआएं शुरू कर देते हैं।
डॉक्टर्स अपनी सी कोशिश करते हैं, बड़ा सीनियर पैनल होता है डॉक्टर्स का, जिसमें से डॉक्टर बालाराम, डॉक्टर कपूर, ये वहाँ पे एम्स में होते हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर को बचा लें, मगर जितने ज़ख्म उनको लग चुके थे, 25 गोलियाँ सतवंत सिंह की जानिब से, 3 गोलियाँ बेअंत सिंह की जानिब से, तो बचना बहुत मुश्किल था। और 2:30 बजे डॉक्टर्स की जानिब से एम्स हॉस्पिटल में ये ऐलान कर दिया जाता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अब हम में नहीं रही। एक बहुत बड़ा शौक पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान की तारीख की सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर 31 अक्टूबर 1984 को पीएम हाउस में सिख सिक्योरिटी एहलकारों की गोलियों की बौछार के नतीजे में हलाक हो जाती, और उसके कुछ देर बाद दिल्ली के तूलू अर्ज में दंगे शुरू हो जाते हैं। अवाम जो है बिफर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, वो सिखों पे अटैक करते हैं। उनकी लिस्टें तैयार की जाती हैं और बहुत ही मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग की जाती है दिल्ली के अंदर सिखों की। कितने सिख उस दिन जलाए गए, उनको मार दिया गया, बेरहमी के साथ काट दिया गया, कोई ऐसे आदाद शुमार नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 3,500 से 4,000 सिख उस दिन सिर्फ दिल्ली के अंदर मौत के घाट उतार दिए गए। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली, इंडिया का कैपिटल, सिखों के खून की होली के दिलखराश मनाजिर देखता रहा। जब तक फौज ने टेक ओवर नहीं किया, पूरा हिंदुस्तान पंजाब के अलावा सिखों के लिए एक गैर महफूज जगह बन चुका था। और फिर हम देखते हैं कि इस सारे कत्लेआम में राजीव गांधी का एक बयान आता है, जो कि इंदिरा गांधी जी के सपूत भी थे और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बने बाद में। उन्होंने कहा, जब एक बहुत बड़ा दरख्त गिर जाता है तो ज़मीन तो हिलती ही है, और उस दिन सिखों के लिए वाकई हिंदुस्तान की ज़मीन हिल चुकी थी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम उनके आखिरी दिन के ऊपर और दिन के बाद आने वाली सूरत हाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुख्तसरन शायद ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के हमलों के पीछे 6 जून 1984 में भारतीय फौज की जानिब से अमृतसर का जो दरबार साहब था, उस पे जो हमला किया गया, जरनैल सिंह भंडरवाला को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसने पूरी सिख कौम के अंदर गुस्से की और गम की लहर दौड़ा दी थी। जरनैल सिंह भंडरवाला भारतीय फौज के उस हमले के नतीजे में मार दिया गया था। खालिस्तान की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं ये 31 अक्टूबर 1984 बजा तौर पे उसी चीज़ का रिएक्शन था जो 6 जून 1984 को अमृतसर के दरबार साहब के अंदर भारतीय फौज की जानिब से किया गया। और हम देखते हैं कि अगले 11 साल 84 से 95 तक जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे हालात खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और इसके बाद एक और बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था 1995 में। इंडिया के जो सीएम थे बेअंत सिंह, उनको मार दिया गया था खालिस्तानियों ने। इंदिरा गांधी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही, जहाँ उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, भारत में सब्ज इनकलाब आया, 1971 की जंग जीती। वहाँ उन्होंने 1975 की एमरजेंसी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बदनामी समेटी, जब इंडिया में सिविल लिबर्टीज़ पे कदगन लगाई गई। और फिर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन किया, जिस तरह सिख कौम को बखेर के रख दिया गया, ये भी इंदिरा गांधी जी के सियासी कैरियर के ऊपर, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, हमेशा एक ब्लैक स्पॉट बना रहेगा। उन्होंने
हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान में जो स्टेट अफेयर्स थे, उनको अपने हाथ में रखने की कोशिश की। सेंट्रलाइजेशन के ऊपर उनका फोकस था। लेकिन अपनी पार्टी और जो अफसरशाही थी, उनसे उन्होंने काम नहीं लिया। यूँ अफसरशाही और जो उनकी पार्टी थी, वो उनके सामने हमेशा कमज़ोर हो गई थी। और बड़ी हैरानकुन बात है कि उनकी मौत से कुछ दिन पहले इंडिया की मशहूर एक्टिविस्ट अरुणा आसिफ उनसे मिलने पीएम हाउस आई, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा, मैं क्या देखती हूँ कि बाहर सिख सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तुम्हें उन्हें हटा देना चाहिए, ये तुम्हारी जान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो इंदिरा जी नाराज हुई कि नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो ये सिख कौम मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि मैं उनको किस निगाह से देख रही हूँ। इसी तरह इंटेलिजेंस इदारों ने उनको रिपोर्ट दी कि आपको अपनी सिक्योरिटी के अंदर सिख बॉडीगार्ड्स को हटा देना चाहिए। तो इंदिरा जी ने सख्ती से कहा, आखिर क्या हम सेकुलर नहीं रहे, जो हम एक ख़ास कौम को, जो हमारे मुल्क की एक कौम है, हम उस पर इस तरह अदम एतमाद करें? ये मैसेज नहीं, अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए सिखों, जो सिख गार्ड है, उनको तैनात रखा जाएगा। हैरानगी की बात है आखिर में कि जहाँ उनको सिख कौम के अदम तहफ़्फ़ुज़ का इतना एहसास था कि वो सिख सिक्योरिटी एहलकारों को हटा नहीं रही थी, ये एहसास उनको उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया? ये एहसास उनको उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब खालिस्तान की मूवमेंट को फैलने दिया गया? 31 अक्टूबर 1984 एक एक्शन नहीं था, ये एक रिएक्शन था, एक कौम की जानिब से, जिनको इंदिरा गांधी जी के दौर में मार्जिनलाइज किया गया था। ऑल द बेस्ट।